हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ क्लासेस। आज हम इको का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मनी। एक छोटा सा चैप्टर है, आज ही खत्म हो जाएगा। इजीली आप कवर कर लें इसको साथ के साथ। पेपर में इसका क्वेश्चन तो ऑब्वियसली हर चैप्टर में से एक आना ही आना है, तो इसीलिए चैप्टर को हैंड टू हैंड इसको एंड अप कर लें आप लोग भी। स्टार्ट करते हैं मनी। बेटा मनी का चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक हमें समझना चाहिए दैट वाज बार्टर एक्सचेंज। आप सब जानते हैं बार्टर एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। हमने सबने कहीं ना कहीं बार्टर एक्सचेंज का मतलब जूनियर क्लासेस में समझ चुके हैं। बार्टर एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, जब एक गुड्स की बदले दूसरे गुड्स को ऑफर किया जाए, दैट वाज बार्टर एक्सचेंज। एक कॉमोडिटी के बदले दूसरी कॉमोडिटी ली जाए तो उसको हम बार्टर एक्सचेंज बोलते हैं। बार्टर एक्सचेंज में हम इकोनॉमी को C2C इकोनॉमी भी बोलते हैं। C स्टैंड्स फॉर कॉमोडिटी, C स्टैंड्स फॉर कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी। तो ये बार्टर एक्सचेंज होता है। इस बार्टर एक्सचेंज में कुछ प्रॉब्लम्स थी जो रीजन बनी मनी के एग्जिस्टेंस में आने की। पहले पूरे वर्ल्ड में बार्टर सिस्टम चलता था। मतलब अगर एक इंसान के पास वीट है, दूसरे के पास राइस है, तो वो क्या करता था, जब उसे राइस परचेज करना होता था तो जिसके पास वीट है वो उसे वीट दे देता था, बदले में क्या ले लेता था, राइस रिसीव कर लेता था। तो जब हम एक कॉमोडिटी के बदले दूसरी कॉमोडिटी एक्सचेंज करते हैं उसको बार्टर एक्सचेंज बोलते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। वो प्रॉब्लम पढ़ने से पहले एक बार हम बार्टर एक्सचेंज का मीनिंग पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, बार्टर एक्सचेंज रेफर्स टू, पेज नंबर 5.1 बोल्ड में लिखा है, बार्टर एक्सचेंज रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। एक गुड्स की बदले दूसरे गुड्स। एन इकोनॉमी वेयर देयर इज अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड बार्टर इकोनॉमी, और C2C इकोनॉमी वेयर C स्टैंड्स फॉर कॉमोडिटी। क्लियर, समझ आ गई बात? यस सर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप देखें, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज में क्या प्रॉब्लम थी वो समझेंगे। बार्टर एक्सचेंज अगर आप समझे, जब एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स लिए जा रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स की कितनी क्वांटिटी एक्सचेंज होगी, यानी कि आप कह सकते हैं एक्सचेंज रेशियो क्या रहेगी, ये पता नहीं होता। इससे क्या होता है, एक पार्टी को जनरली लॉस बेयर करना पड़ता है। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि एक के पास वीट है, दूसरे के पास राइस है। जब वो वीट ऑफर करेगा दूसरे को, मान लो उसने 1 किलो वीट दिया, बदले में कितने केजीज राइस वो देगा, ये तो कोई एक्सचेंज रेशियो डिसाइडेड नहीं है। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ऐसी रेशियो डिसाइडेड नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जनरली वन पार्टी हैज टू सफर अ लॉस। एक पार्टी को नुकसान होना कंफर्म है। क्यों होना कंफर्म है? क्योंकि जिसको ज्यादा जरूरत है वो दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाएगा। भाई जिसको ज्यादा जरूरत है वो कहेगा भाई साहब मुझे वीट चाहिए एट एनी कॉस्ट, आप मेरे को 1 kg वीट दे दो, बदले में 2 किलो राइस ले लो, बिकॉज ही नीड्स द वीट मोर। उसको वीट की ज्यादा जरूरत है। तो इसीलिए बार्टर एक्सचेंज की पहली प्रॉब्लम लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कि एक दूसरे के कंपैरिजन में कितनी वैल्यू रखता है, ऐसी वैल्यू डिसाइडेड नहीं है। ना ही कोई एक्सचेंज रेशियो डिसाइडेड है। तो देखो क्या लिखा है, 3 इसमें लिखे हैं। सबसे पहला लिखा है, 4 है टोटल। सबसे पहला है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ये भी एक प्रॉब्लम है मनी इसकी बार्टर एक्सचेंज की। कैसे प्रॉब्लम है, ध्यान से समझना। मेरे पास वीट है, दूसरे के पास राइस है, ठीक है। अब उसको वीट की जरूरत है, उसको वीट की जरूरत है, पर मुझे राइस की जरूरत है या नहीं है, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, दोनों की जो वांट है वो एक दूसरे के प्रोडक्ट के लिए हो, ऐसा होना हर बार पॉसिबल नहीं है। ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि मेरे को वो चाहिए जो उसके पास है और उसको वो चाहिए जो मेरे पास है। तो इस वजह से एक जने का नुकसान होना तो कंफर्म है। तो पढ़ते हैं एक बार फटाफट से, क्या लिखा है, बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन बोथ बायर एंड सेलर आर रेडी टू एक्सचेंज गुड्स विद अदर्स गुड। कह रहे तभी पॉसिबल है जब आप एक्सचेंज करने को रेडी हो जाएं दूसरे के गुड्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल
A can exchange goods with B only when A has what B want and B has what A want. However, such double coincidence is very rare. पर ऐसा coincidence होना बहुत rare होता है. Point number 2, lack of common measure of value. मैंने आपको बताया अभी कि एक गुड्स दूसरे गुड्स के बदले में कितनी क्वांटिटी में एक्सचेंज होगा, ऐसी कोई कॉमन मेजर नहीं है. पढ़ते हैं क्या लिखा है. In barter system, all the commodities are not of equal value and there is no common measure, that is unit of value of goods and services in which exchange ratio can be expressed. कह रहे कोई बार्टर सिस्टम में सारी कॉमोडिटी की वैल्यू सेम तो नहीं हो सकती. भाई व्हीट और राइस की दोनों की वैल्यू सेम तो हो नहीं सकती, बट किसकी कितनी होगी एक के कंपैरिजन में, ऐसी कोई यूनिट या ऐसा कोई मेजर डिसाइडेड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए हैज व्हीट, बी हैज राइस, देन इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड हाउ मच व्हीट इज नीडेड टू एक्सचेंज 1 किलोग्राम ऑफ राइस. कह रहे हैं अगर एक के पास व्हीट है एक के पास राइस है, तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है जो बता सके कि 1 किलो राइस के बदले में कितना व्हीट मिलेगा. In the absence of common measure, the exchange ratio is decided randomly. तो कह रहे रेशियो कैसे डिसाइड होती है? Randomly, मतलब कुछ भी डिसाइड करेंगे in which one of the party generally suffers, जिसमें एक पार्टी को सफर करना ही पड़ेगा. पॉज हो गई बेटा. चलो, पॉइंट नंबर 3, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है बेटा, ध्यान से समझना. कह रहे बार्टर एक्सचेंज में एक और प्रॉब्लम है, डेफर पेमेंट. डेफर पेमेंट का मतलब समझते हैं आप, उधार की ट्रांजैक्शन, जिसे हम कहते हैं जिसकी पेमेंट डेफर यानी डिले कर सके. क्या बार्टर एक्सचेंज में डेफर पेमेंट पॉसिबल होगी? नहीं होगी. ध्यान से समझना क्यों पॉसिबल नहीं होगी. मैं आज किसी से कॉमोडिटी ले रहा हूं, बदले में मैंने उसे क्या देना होगा? कॉमोडिटी. मैंने कहा कि आप मुझे आज 1 किलो व्हीट दे दे, मैं आपको कुछ समय बाद 2 महीने 3 महीने बाद वापसी व्हीट दे दूंगा. तो क्या ये बार्टर एक्सचेंज में ऐसा उधार की ट्रांजैक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती. कारण सुनना, रीजन क्या होगा. सबसे पहला, जब मैं 3 महीने बाद उसको व्हीट वापसी करूंगा, क्या पता उस टाइम व्हीट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हो या बहुत ज्यादा कम हो गई हो. अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी तो मेरा नुकसान है, मैं कहूंगा भैया है नहीं. और अगर बहुत ज्यादा कम होगी वो कहेगा भैया अब तो मुझे जरूरत नहीं है, बहुत सारी आ गई मार्केट में. समझ रहे हो बात को. दूसरा, जो मैं व्हीट उसे वापसी करूंगा, क्या वो सेम क्वालिटी की हो, इसकी कोई गारंटी है? मे बी उस टाइम सीजन खराब हो गया हो या कीड़ा लग गया हो फसल में, तो मैं सेम क्वालिटी की रीपे ना कर पाऊं. तीसरी प्रॉब्लम उस टाइम पे मेरे को क्या आ सकती है कि जब मैं गुड्स वापसी करने जाऊं तो वो कोई ऐसी चीज की डिमांड कर ले जो देना पॉसिबल ना हो. उसने कहा कि मैंने आपको व्हीट दी थी, बदले में मुझे अपना 50 गज की जमीन दे दो. जमीन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ऐसी स्पेसिफिक क्वांटिटी कॉमोडिटी में डिमांड कर ली जो देना पॉसिबल नहीं है. तो देखो एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है. अंडर बार्टर सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट और क्रेडिट कैन नॉट टेक प्लेस. कह रहे बार्टर सिस्टम में कोई फ्यूचर पेमेंट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट मतलब उधार की ट्रांजैक्शन, कैन नॉट टेक प्लेस विद ईज, आराम से नहीं हो सकती, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. पहला रीजन क्या है? द बोरोअर मे नॉट बी एबल टू अरेंज गुड्स ऑफ एग्जैक्टली सेम क्वालिटी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट. रीपेमेंट के टाइम पे सेम क्वालिटी के गुड्स वो अरेंज कर पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है. नंबर 2, देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट. कह रहे झगड़ा हो सकता है किस चीज से रिलेटेड टू रिगार्डिंग विच स्पेसिफिक कॉमोडिटीज टू बी यूज्ड फॉर रीपेमेंट. रीपेमेंट के टाइम पे मुझे ये कॉमोडिटी दे देना. क्या अभी बताया, जमीन मांग ली. ठीक है. नंबर 3, द कॉमोडिटी टू बी रीपेड. कह रहे जो कॉमोडिटी आपने रीपे करनी है मे लूज और गेन इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट. उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है. कोई प्रॉब्लम. अब लास्ट प्रॉब्लम क्या थी बार्टर एक्सचेंज की? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. कह रहे बार्टर सिस्टम में आप
जो कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी एक्सचेंज करना चाहते हैं उसको स्टोर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, वीट के बदले में राइस एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर आप उसे स्टोर करेंगे, कितने दिन स्टोर कर लेंगे? 4 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन। उसके बाद क्या होता है, उसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ डिटीरियोरेट होती है। डिटीरियोरेट का मतलब कम होती चली जाती है, खराब होना शुरू हो जाता है प्रोडक्ट। तो इसको स्टोर करना भी पॉसिबल नहीं है। पढ़ते हैं क्या लिखा है। अंडर बार्टर सिस्टम इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल टू स्टोर द वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज बिकॉज मोस्ट ऑफ द गुड्स डू नॉट पोजेस ड्यूरेबिलिटी। कह रहे उनकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है, उनकी कोई लाइफ नहीं है। दैट इज देयर क्वालिटी डिटीरियोरेट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ उनकी क्वालिटी डिग्रेड होती रहती है। नंबर 2, स्टोरेज ऑफ द गुड्स रिक्वायर्ड टाइम एंड एफर्ट। कह रहे स्टोर करेंगे तो आपको समय भी लगाना पड़ेगा और बहुत मेहनत भी लगती है। सो एज अ रिजल्ट गुड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड टू अर्न फॉर अ लॉन्गर पीरियड। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कमाना चाहते हैं तो गुड्स को स्टोर करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो हमें 4 प्रॉब्लम समझ आई बार्टर सिस्टम की। पहली प्रॉब्लम लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। बेटा ध्यान से समझना, चारों में लैक है। लैक यानी कमी। किस किस चीज की कमी थी? पहला डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, चारों प्रॉब्लम समझ आई क्या थी बार्टर एक्सचेंज में। अब ये जो प्रॉब्लम थी, इन प्रॉब्लम चारों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया एक चीज, दैट इज मनी। क्या मनी की डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है? हर एक को पैसा चाहिए या नहीं चाहिए आज की डेट में? सबको चाहिए। तो इट इज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो मनी ने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, पहला। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। क्या मनी हर एक चीज की वैल्यू बताती है या नहीं बताती? दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई मनी से। तीसरी प्रॉब्लम स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट। क्या उधार की ट्रांजैक्शन पैसों की फॉर्म में हो सकती है? हो सकती है, थोड़ा सा ज्यादा पैसा ले लेगा आदमी। समझ आ गई बात। पॉइंट नंबर 4, क्या स्टोर करने में दिक्कत है पैसा किसी को? नहीं, इंटरेस्ट पे, बल्कि इंटरेस्ट मिलता है स्टोर करने में। तो जो हमारी बार्टर एक्सचेंज में प्रॉब्लम थी, उन चारों प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया मनी ने। समझ आ गई बात। तो मनी की डेफिनेशन भी यही लिखी है, अगर हम नीचे पढ़े, मनी इज एनीथिंग, कह रहे कोई भी ऐसी चीज विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज नंबर 1 मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड अ मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मिल गई डेफिनेशन। तो वही चारों फीचर जब कोई चीज सेटिस्फाई कर दे, कोई भी ऐसी चीज जो उन चारों फीचर्स को सेटिस्फाई कर दे, दैट विल बी ट्रीटेड एज मनी। जरूरी नहीं है वो करेंसी हो, वो चेक भी हो सकता है, वो गोल्ड भी हो सकता है। गोल्ड भी तो मनी कह सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि वो भी हमारी ट्रांजेक्शन को सेटल कराने में हेल्प कर रहा है। क्लियर हो गई बात। तो मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू एंड मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन यार। क्वेश्चन आता है व्हाट इज मनी। तो डेफिनेशन लिखेंगे, साथ में एक क्वेश्चन जोड़ते हैं, व्हाट आर द रीजंस फॉर इमर्जेंस ऑफ मनी। व्हाट इज मनी एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर इमर्जेंस ऑफ मनी। मनी के एग्जिस्टेंस में आने के कारण बताओ। तो उसके आने के कारण क्या है? लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज। तो आपको आंसर जब लिखना है सोच के लिखना है। पहले बताया मनी क्या होती है, उन्होंने पूछा ना व्हाट इज मनी। फिर आप कहें हाउएवर इन अर्लियर डेज वी यूज्ड टू फॉलो द बार्टर एक्सचेंज इन विच द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। However, barter exchange have certain limitation, which are the reasons for emergence of money, and the following are the limitations of barter exchange। फिर उसे एक्सप्लेन करें। अगर लेंदी क्वेश्चन आता है, अगर 1 मार्क में आ रहा है, तो आप सीधा बताएं कि मनी के एग्जिस्टेंस में आने का रीजन क्या था? लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर एक्सचेंज, एंड द लिमिटेशंस आर सिर्फ हेडिंग, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। तो आपको आंसर को प्रेजेंट करना है एज पर द मार्क्स। जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मनी सप्लाई। ध्यान से समझेंगे, अच्छा टॉपिक है।
इसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है, एमसीक्यूज जिसे आप कहेंगे, एमसीक्यूज बहुत अच्छे बनते हैं इस टॉपिक से। हर बात को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें हमारे मनी के सप्लाई के 4 कंपोनेंट होते हैं। पहली बात तो मनी सप्लाई क्या होती है? आपको क्या लगता है मनी सप्लाई का मतलब क्या है? मार्केट में जो पैसा किसके पास है? पब्लिक या बिजनेस फर्म के पास या हाउस होल्ड के पास जो पैसा है, क्या वो मनी सप्लाई का पार्ट होगा? तो हम कह रहे हैं वो सेक्टर जो मनी को यूज कर रहे हैं, उनके पास जो पैसा है वो मनी सप्लाई का पार्ट होगा। क्या मनी क्रिएटिंग सेक्टर का जो पैसा है वो मनी सप्लाई में आएगा? मनी क्रिएटिंग सेक्टर कौन कौन से होते हैं? बैंकिंग सेक्टर और गवर्नमेंट। उनके पास जो पैसा रखा है वो मनी सप्लाई में काउंट नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? कौन सा पैसा मनी सप्लाई में आएगा? वो पैसा जो पब्लिक के पास यानी हाउस होल्ड के पास या फिर बिजनेस फर्म के पास है, दैट इज मनी यूजिंग सेक्टर एंड नॉट द मनी क्रिएटिंग सेक्टर। मनी क्रिएटिंग सेक्टर का पैसा हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। एक बार पढ़ते हैं मनी सप्लाई का मतलब। मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में पब्लिक के पास कितना पैसा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है, उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। अब एक बात बताएं बेटा, आप सोच के बताना। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट, राइट? सब बच्चों ने पढ़ा था वो। स्टॉक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो हम पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें। फ्लो का मतलब होता है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चले। अब आप मुझे बताएं, सिर्फ और सिर्फ मनी सप्लाई का नाम सोच के, मनी की सप्लाई, वो सोच के ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट। बिल्कुल गलत है आपका जवाब। इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसकी डेफिनेशन जब मैंने अभी पढ़ाई तो आपने ध्यान से वहां पे पढ़ा नहीं। इट इज अ वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम की बात करे दैट इज द स्टॉक। पर नाम सुनते ही हर एक इंसान यही कहेगा सर ये तो फ्लो है, क्योंकि मनी सप्लाई, जिसकी सप्लाई है मार्केट में तो वो फ्लो ही तो होगा सर। नहीं, डेफिनेशन क्या कह रही? हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस पे ध्यान देना, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में 2 फीचर्स लिखे हैं, हमने दोनों समझ लिए। नंबर 1, इट इंक्लूड्स money held by public only. The term public signifies money using sector, that is individual and the business firm. It does not include money creating sector, that is government and the banking system. वो पैसा नहीं आएगा इसमें। क्लियर? आगे चलते हैं। It is a stock concept, that is it is concerned with particular point of time. कोई प्रॉब्लम? अब ये कह रहे हैं मनी सप्लाई को मेजर करने के हमारे 4 कंपोनेंट हैं, M1, M2, M3 एंड M4। जब हम, अब बच्चा कहता है सर ये क्या कंपोनेंट है? अभी आपने क्या कहा सर मनी सप्लाई का मतलब क्या है? वो पैसा जो पब्लिक के पास है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको हम मनी सप्लाई बोलते हैं। अब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पैसा है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि पब्लिक के पास कितना पैसा है? वो कह रहे हैं उसे कैलकुलेट करने के 4 तरीके हैं। ये मनी की सप्लाई को कैलकुलेट करने के 4 तरीके हैं, M1, M2, M3 एंड M4। पहली बात होती है M1। M1 बेटा इसमें 3 चीजें आती हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक। दूसरा डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद RBI। इसको ध्यान से समझेंगे। अगर हम इस कंपोनेंट को समझने की बात करें, पहले एक बार इसकी डेफिनेशन आप रीड कर ले, फिर मैं इसकी कंपोनेंट समझाता हूं क्या है। इट इज M1, नीचे पढ़ रहे हैं। इट इज द फर्स्ट एंड द बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई। कह रहे मनी सप्लाई का सबसे बेसिक मेजर है। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन मनी। बेटा MCQ बनता है यहीं से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई इज नोन एज ट्रांजेक्शन मनी? M1, M2, M3 और M4। ऑप्शन देखो, M1, M2, M3, M4। ऑप्शन तो तैयार है, क्वेश्चन बनाना है बस। बीच में से एक पॉइंट पढ़ा और इस पे ऑप्शन तो मुझे पता ही है क्या देने हैं।
क्वेश्चन बनाना है। व्हाट इज नोन एज ट्रांजैक्शन मनी, M1, M2, M3 और M4। इसलिए बोल रहा हूं कि इस पे एमसीक्यू बहुत इजीली बनता है टीचर के लिए। एज कह रहे इसको ट्रांजैक्शन मनी क्यों बोलते हैं, एज इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर मेकिंग ट्रांजेक्शन, क्योंकि इस पैसे से आप ट्रांजेक्शन कभी भी कर सकते हैं। कैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या आता है, करेंसी एंड कॉइन्स विद द, जो पैसे हमारे पास पड़े हैं क्या हम उससे कभी भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ट्रांजेक्शन मनी। पहला M1 का कंपोनेंट करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, हमारे पास जो जेब में पड़े हैं, ठीक है। दूसरा डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, हमारा पैसा जो हमारे बैंकों में पड़ा है क्या हम कभी भी निकाल के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं उससे, यस। एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, आरबीआई के पास कोई अदर डिपॉजिट्स पड़े हैं। अब अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या आता है उसको पढ़ने से पहले करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक में क्या क्या आता है उसके 3 पॉइंट लिखे हैं, हम उसको एक बार पढ़ लेते हैं। सिंपल सी बात लिखी होगी क्या, कि जो पैसा हमारे पास करेंसी में या कॉइन्स के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। पढ़ते हैं क्या लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। रिमेंबर एनी करेंसी हेल्ड विद द गवर्नमेंट और बैंक इज नॉट टू बी इंक्लूड। दोबारा याद दिलाया, कह रहे मैंने मनी सप्लाई में बता दिया था कि कॉइन्स और करेंसी कौन सी लेंगे जो पब्लिक के पास है, गवर्नमेंट की या बैंक की करेंसी को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। इट इंक्लूड्स कॉइन्स विद द डिनोमिनेशन ऑफ, सिक्के कौन कौन से होंगे, 10 रुपए, अब तो 20 का भी जोड़ लेना यहाँ पे, आ गया होगी। 20, 10 बाद में बात करेंगे, 20, 10, 5, 2, 1 एक्सेट्रा, और पेपर नोट्स with a denomination of 2500, 200, 100 etc. क्लियर हो गई बात। सेकेंड पॉइंट, करेंसी मनी इज ऑल्सो टर्म्ड एज फिएट मनी। करेंसी मनी को हम फिएट मनी भी बोलते हैं। क्यों फिएट बोलते हैं बेटा, ध्यान से समझना। फिएट मनी का मतलब क्या होता है, फिएट का मतलब होता है ऑर्डर, फिएट का मतलब होता है ऑर्डर। कह रहे आप इसे फिएट मनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि इट इज ट्रीटेड एज मनी। आपने जो एक सिंपल नोट आप देखते हैं उस पे गवर्नमेंट के ऑर्डर हुए होते हैं कि इसको आप करेंसी बोलेंगे। क्यों करेंसी बोलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया। अब आपको एक ऑर्डर मिल गया कि ये ऑर्डर माना जाएगा। अगर उस पे, जैसे अगर मैं ये नोट देखूं, इस पे आप कोई भी नोट देखना, यहां पे गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है जिसमें उन्होंने गवर्नर ऑफ आरबीआई के साइन होते हैं हर नोट पे कि आई ऑर्डर टू पे द बियरर। बियरर का मतलब कौन होता है, जिसके पास वो नोट है। टू पे द बियरर अ सम ऑफ रुपीज, जितने का वो नोट होगा, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया, इसीलिए वो मनी है। अगर बेटा कॉइन्स पे नहीं होगा ऐसा, पढ़े देखा क्या लिखा है, currency money is also termed as fiat money. Fiat money is defined as the money which is under fiat or order from the government to act as a money. क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको ऑर्डर दिया है to act as a money. That is under law it must be accepted for all debts. अगर आपने किसी को कर्जा देना है, चुकाना है, तो उसमें वो पैसा काम करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि ये डेब्ट को रीपे करने में यूज हो सकती है। क्लियर। इट इज ऑल्सो नोन एज लीगल टेंडर मनी। इसको हम लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं, क्योंकि ये लीगली हर काम के लिए, हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए यूज हो सकती है। अगर आपको 8 नवंबर की बात याद हो, रात को 8 बजे जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने क्या कहा था, 1000 के और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर मनी नहीं रहेंगे। 12 बजे तक उन्होंने ये वर्ड यूज किया था, लीगल टेंडर मनी, मतलब वो लीगली एक्सेप्टेड मनी अब नहीं रहे, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया ना। तो इसीलिए तो उसको पहले क्या बताया कि वो गवर्नमेंट के ऑर्डर के थ्रू चल रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फिएट मनी। और गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से इसको क्या माना जाता है, लीगल टेंडर मनी। तो लीगल टेंडर मनी एज इट इज लीगली यूज्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ डेब्ट्स और अदर ऑब्लिगेशन। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया था, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स।
अब कमर्शियल बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट कौन से होते हैं? जो हम कभी भी चेक के थ्रू या जाके वहां पे विड्रॉ कर सकते हैं ऑन डिमांड, ठीक है, तभी तो उसको क्या बोला? डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। कह रहे पब्लिक की जो डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास है, डिमांड डिपॉजिट आर द डिपॉजिट which can be encashed by using check at any time by the account holder। कह रहे वो चेक के थ्रू कभी भी उस पैसे को निकाल सकता है। A demand deposit is treated as equal to the currency held as it is readily accepted as a means of payment। कह रहे इसको भी हम ट्रांजैक्शन मनी इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये इजीली आप कभी भी ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको सिंपल सी बात क्या याद रखनी है? करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक में 3 बातें लिखी है इन्होंने। करेंसी एंड कॉइन्स ऊपर वाले पॉइंट में क्या? कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन, करेंसी ऑफ डिनोमिनेशन, पहला पॉइंट। दूसरा, इसको फिएट मनी बोलते हैं। तीसरा, इसको लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। दिमाग में समरी बनाना जरूरी है। M1 का मतलब क्या था? इसको M1 को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन मनी भी बोलते हैं। सबसे पहली measure, first measure to calculate money supply also known as transaction money, which includes 3 things: currency and coins with the public, demand deposit of commercial bank and other deposit with RBI। currency and coins with the public में 3 बातें: coins of denomination, currency of denominations, फिर fiat money, legal tender money। अब हमने पढ़ा डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। इसमें क्या आता है? वो पैसा जो हमारा बैंक्स के पास अवेलेबल है, विच कैन बी विड्रॉन एट एनी टाइम। लास्ट पॉइंट, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। इसमें क्या कवर करेंगे? इट इंक्लूड्स डिपॉजिट हेल्ड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स एंड गवर्नमेंट। जान के लिखा फॉरेन बैंक्स, क्यों? क्योंकि हमारे बैंकों का या हमारी गवर्नमेंट का अगर कोई पैसा होगा, क्या वो मनी सप्लाई में इंक्लूड होगा? नहीं। मनी सप्लाई सबसे पहले पढ़ा था कि कौन सा पैसा इंक्लूड करेंगे? पब्लिक का, जो हाउस होल्ड का होगा या बिजनेस फर्म का होगा। गवर्नमेंट का या बैंक का पैसा तो नहीं होगा। पर जो हमारा आरबीआई है उसके पास क्या सिर्फ हमारी गवर्नमेंट और हमारे बैंक्स का पैसा होता है? नहीं, आरबीआई के पास फॉरेन बैंक्स का पैसा भी पड़ा है, आरबीआई के पास फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा भी पड़ा है। क्या वो मनी सप्लाई में इंक्लूड हो सकता है? यस, इट कैन बी इंक्लूडेड, क्योंकि हमने क्या कहा कि हम अपने मनी क्रिएटिंग सेक्टर इंक्लूड नहीं करेंगे, फॉरेन के तो कर सकते हैं। तो इसीलिए अदर डिपॉजिट विद आरबीआई लिखा। सिर्फ डिपॉजिट विद आरबीआई लिखते तो गवर्नमेंट का पैसा आ जाता। आप लोगों को शायद याद होगा कि किसी भी गवर्नमेंट ने अगर अपना अकाउंट खुलवाना है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो किसके पास अकाउंट खुलवा सकते हैं? कमर्शियल बैंक के पास किसी भी गवर्नमेंट का अकाउंट नहीं होता। तो आरबीआई के पास जो पैसा होगा वो हमारी गवर्नमेंट या हमारे बैंकों का पैसा नहीं होना चाहिए। अगर बाहर का है तो वो भी मनी सप्लाई के M1 कंपोनेंट में इंक्लूड हो जाता है। क्लियर? तो इसलिए इस लाइन को दोबारा से पढ़ लें एक बार। क्या लिखा है? इट इंक्लूड्स डिपॉजिट हेल्ड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स एंड गवर्नमेंट, कॉमा पब्लिक इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, IMF एक्सेट्रा। However, it does not include deposit of Indian government and commercial bank with RBI। ये इंक्लूड नहीं होगा। समझ आ गई बात? M1 के तीनों कंपोनेंट डिटेल में समझ आ गए सब बच्चों को, होपफुली याद भी हो जाएंगे। बेटा ये जो हमने आज टॉपिक कवर किया है, पेपर में मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन ही बनते हैं। पहला आपको बता दिया व्हाट इज मनी एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर इमर्जेंस ऑफ मनी, और दूसरा M1 कंपोनेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसके बाद जो 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं वो M2, M3, M4 में से भी बन सकते हैं। मैंने कहा इनमें से बनेंगे, ये नहीं कहा मैंने, इनमें से भी बन सकते हैं, और ऊपर जो हमने पढ़ लिया उसमें से भी। तो ये जो छोटा सा पोर्शन बचता है हाफ पेज का, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आप इस चैप्टर को यहां तक कर ले, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।